हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के सेकंड लेक्चर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे आज सेकंड पार्ट की। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम देख रहे थे कि इसके पावर और फंक्शन क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो उसमें हमने 5 और 6 पॉइंट तक पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन इन इंडिया। कौन कौन से इलेक्शन वो करवाती है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और बाकी पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, टू प्रिपेयर द वोटिंग लिस्ट टू टाइम। थर्ड पॉइंट था टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक वीवीपैट। ठीक है, फोर्थ वॉज द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ देयर सिंबल्स। फिफ्थ पॉइंट वॉज टू कंडक्ट री इलेक्शन इन केस ऑफ वायलेंस। सिक्स पॉइंट वॉज डिक्लेरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, मतलब चुनाव की घोषणा के वक्त आचार संहिता की घोषणा, मतलब सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट करना। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 144 है क्या, आचार संहिता है क्या। ठीक है, बात करेंगे आचार संहिता के कोड ऑफ कंडक्ट की। किसकी? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। तो आचार संहिता होता क्या है? आचार संहिता का मतलब है कि हर तरफ सेक्शन 144 लगेगा। क्या? सेक्शन 144 मतलब धारा 144। ठीक है, आचार संहिता में होता क्या है? पहला पॉइंट लिखो, मतलब सड़क पर भीड़ ना लगे, सड़क पर भीड़ ना लगाओ। सेक्शन 144 धारा 144 मतलब आचार संहिता में क्या होता है कि सड़क पर भीड़ ना लगाओ, नहीं तो धारा 144 लागू हो जाएगी। दूसरा कि घर पर जितने भी हथियार हैं, घर पर जितने भी वेपन्स हैं, हथियार हैं, सब ले जाकर के पुलिस स्टेशन में जमा कर दो। सब ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दें। ठीक है, तीसरा गवर्नमेंट सरकार जो है किसी भी IAS, IPS का प्रमोशन, किसी भी IAS IPS का प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सस्पेंशन नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो किसी भी IAS IPS का प्रमोशन, ट्रांसफ़र या सस्पेंशन नहीं कर सकती। ओके, फोर्थ पॉइंट, सरकार जो है वो कोई भी वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती आचार संहिता के वक्त। जब भी आचार संहिता लगेगा तो गवर्नमेंट जो है वो कोई भी वेलफेयर स्कीम लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए कोई नई स्कीम चालू नहीं कर सकती। तो लिख लो, सरकार जनता को लुभाने के लिए
कोई भी वेलफेयर स्कीम लागू नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, आचार संहिता का मतलब क्या है, कि सड़क पर भीड़ न लगाएं, क्योंकि सड़क पर भीड़ लगाएंगे तो धारा 144 लग जाएगी। ठीक है, तो सड़क पर भीड़ नहीं लगना चाहिए। दूसरा, घर पर जितने भी हथियार हैं, जितने भी वेपन्स वगैरह हैं, चाकू, छुरी, बंदूक वगैरह जो भी है, तलवार वगैरह, वो सब ले जा करके पुलिस स्टेशन में जमा कर दें। थर्ड वाला है कि गवर्नमेंट किसी भी IAS IPS आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र या सस्पेंशन कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, जो जाए वो वहीं पर तैनात रहेगा। ठीक है, उसका प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं हो सकता, सस्पेंशन नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। चौथा है, फोर्थ नंबर, सरकार जनता को लुभाने के लिए कोई भी वेलफेयर स्कीम लागू नहीं कर सकती। ठीक है, कि हम जो है कि सबको 1,000 रुपया देंगे महीना, ऐसा ये कोई वेलफेयर स्कीम चालू नहीं कर सकती। ठीक है, कि जिससे जनता उनके पक्ष में आकर के उनको वोट देने लगे, तो ऐसी कोई स्कीम भी गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकती। ओके, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट था, आचार संहिता था। अब हम बात करेंगे, हमने बताया था कि इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 to 329 उसके साथ में डील करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 324 की, कि आर्टिकल 324 है क्या। आर्टिकल 324 बताता है टू कंडक्ट इलेक्शंस, conduct elections of president, vice president, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कंडक्ट करना, इलेक्शन करवाना किसका, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, इन सब के इलेक्शन को करवाना, इन सब का इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना। ठीक है। आर्टिकल 326, हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बस बात करेंगे। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 है राइट टू वोट। क्या? राइट टू वोट, वोट का अधिकार। मतलब 18 साल, जो लोग 18 साल के हो गए हैं उनको वोट का अधिकार देना। 18 साल की उम्र को वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार। तो अगर कोई पूछे राइट टू वोट कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326। और जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 इन सब के इलेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है। ये जो राइट टू वोट है ये एक लीगल राइट है। इट इज़ अ लीगल राइट। ठीक है, ये लीगल राइट है। मतलब अगर ये अधिकार आपसे कोई छीन रहा है तो आप लीगली जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ओके, अगर ये आपसे कोई अधिकार छीनता है, ये आपका राइट है वोट करना, राइट टू वोट। अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे कोई छीन रहा है आपका अधिकार कि आपको वोट देने नहीं दे रहा है या कुछ, तो आप, ये लीगल राइट है, आप लीगली जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है।
आर्टिकल 327 ये क्या बताता है? यह बताता है कि संसद के पास पावर है कुछ लॉज बनाने के। इलेक्शन में कुछ लॉज, कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाने के लिए संसद के पास पावर है। तो क्या है? पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक laws in respect to the election. ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस। अगर हम बात करें, आपको एक नोट डाल के लिख लो कि जो लीगल राइट वाला है ना, राइट टू वोट, तो इन 2009 द सुप्रीम कोर्ट held that the right to vote is neither constitutional nor fundamental right. It is a legal right. ठीक है, मतलब 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, बोला कि जो राइट टू वोट है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ही वो फंडामेंटल राइट है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है, सो राइट टू वोट ना राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ लीगल राइट। लिख लो इधर नोट करके, राइट टू वोट एंड right to be elected in India is a legal right। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना। आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इलेक्टोरल इंक है, इलेक्टोरल इंक ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो इलेक्टोरल इंक है ना, वो कहाँ बनता है? मैसूर में, इन मैसूर। मतलब ये इंक मैसूर में बनता है, मैसूर में बनता है। ठीक है, ये नोट डाल के रखना कि जो इलेक्ट्रल इंक ऑफ इंडिया है, जो इंक बनता है, चुनाव का इंक बनता है, जो इंक स्याही, वो मैसूर में बनता है। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 61st अमेंडमेंट 1989। ये क्या है? ये वोटिंग एज के बारे में है। पहले की जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर थी, बट उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स में। पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 साल थी, लेकिन अभी 18 साल कर दिया गया है। तो कैसे? वो एक अमेंडमेंट लगाया गया, 61st अमेंडमेंट 1989। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या है, वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर। ठीक है, 21 साल से घटा करके 18 साल कराया गया। पहले 21 साल था, पहले 21 साल था, 21 ईयर था, लेकिन अभी इसको कम कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि वोट डालने का एज क्या है, तो 18 ईयर। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट में किया गया, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये जो अमेंडमेंट हुआ था 61st अमेंडमेंट 1989 में हुआ। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट जो इफेक्ट में आया, लागू कब हुआ, ये 28 मार्च। ठीक है, अच्छा इसके बारे में लिख लो। अमेंडमेंट हुआ जो लिख लो, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, मतलब 1988 में ये अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इफेक्ट में कब है, लागू कब हुआ, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 1989। ठीक है, तो ये जो ईयर रिड्यूस किया गया 21 ईयर से 18 ईयर, ये किया गया 1988 में ही, लेकिन इसको लागू किया गया 1989 में, 28 मार्च 1989 में। ठीक है, हमने पीछे बताया भी था कि फर्स्ट सीईसी कौन थे मेन, और फर्स्ट वुमेन सीईसी कौन थी, उनके बारे में बताया था। तो सुकुमार सेन was the first CEC of India, first CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा बता दो, रमा देवी फर्स्ट वुमेन CEC ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन CEC ऑफ इंडिया। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, अच्छा हमने पीछे बताया था कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो हमने बताया था उसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना, उनको सिंबल अलॉट करना। तो कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन 2 became a नेशनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पार्टी बनने का कंडीशन क्या है, कोई भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसका कंडीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, in order to be recognized as a national party, a political party must be recognized
as a state party in 4 states. At least, ठीक है। अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या नियम है? अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार उस पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम उसकी 4 राज्यों में सरकार हो। कम से कम 4 राज्यों में जिस पार्टी की सरकार होगी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन है। दूसरा, it secures at least 6% of the valued voters it secures at least 6% of the valid votes polled in any 4 or more states and wins at least 2 seats in assembly election and wins at least 2 seats in assembly election। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। अब अगर हम बात करें थोड़ा एग्जिट पोल क्या होता है, ओपिनियन पोल क्या होता है, उसकी बात करें तो एग्जिट मतलब अंत, मतलब इलेक्शन के बाद का पोल, जब इलेक्शन ख़त्म हो गया। एग्जिट पोल is a term used to denote a post-election survey of voters regarding the candidates in whose favor they had exercised their franchise। ठीक है, अगर बात करें ओपिनियन पोल की, ओपिनियन पोल इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सर्वे एजेंसीज। अलग अलग एजेंसीज हैं जो इलेक्शन के पहले वो पब्लिक के व्यूज़ जानना चाहती हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है, सर्वे करती हैं। तो अलग अलग एजेंसियां हैं जो इलेक्शन के पहले पब्लिक से सर्वे करती हैं, पब्लिक के बीच में जाकर के सर्वे करती हैं कि इस बार किसकी लहर है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी आएगी, इसके बारे में। तो द ओपिनियन पोल इज
conducted by the different survey agencies before the elections to know the public views regarding the elections। ठीक है, तो ये एग्जिट पोल हो गया और ओपिनियन पोल हो गया। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था ईवीएम, जो ईवीएम है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बाकी वीवीपैट का तो बता ही दिया था, ठीक है, वोटर्स वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। उसका क्या काम क्या है बताया था कि वीवीपैट का काम क्या है। इट हेल्प्स वोटर्स टू फिजिकली कंफर्म द चॉइस दे मेड। ओके, मतलब उन्होंने अपनी चॉइस से जिसको वोट दिया है वो करेक्ट वोट गया है कि नहीं गया है, उसके लिए वो एक स्लिप आती है, पर्ची आती है वोट करने के ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, हमने इसके बारे में पूरी बात की। ठीक है, कि इसके कितने मेंबर्स हैं और कब ये इसका टर्म्स कितना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन करवाती है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कितनी है, इनका रिमूवल कैसा है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और इनका रिमूवल कैसा है, और पर्पस क्या है, इनका फंक्शन क्या है, आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात की। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।